खरीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा कि भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर बनाई योजना। रजिस्टर्ड वेयर हाउस में अपना उत्पाद रखते हैं किसान तो उत्पाद पर भी बैंक देंगे सस्ता कर्ज। किसानों को अपनी फसलों को जल्दबाजी में बेचने से मिलेगी निजात और बाजार में भी मिलेंगे अच्छे दाम। केंद्रीय कृषि मंत्री ने चावल और मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र के आंकड़े किए जारी। खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ा। चावल का बुआई क्षेत्र बढ़कर 360 लाख हेक्टेयर और मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र भी बढ़कर हुआ 176 लाख हेक्टेयर से अधिक। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव ने उत्तरी राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारियों और संबंधित निदेशकों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा कि पशुधन क्षेत्र लगातार 7.67% की उच्च मिश्रित सालाना वृद्धि दर से बढ़ता रहा है। पशुधन क्षेत्र का कृषि और सहायक क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 30.19% का रहा योगदान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी वर्षा से अभी तक करीब 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को घोषित किया प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। वहीं मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। जबलपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates.
देश में प्रधानमंत्री जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 56% खाते महिलाओं से जुड़े हैं, जबकि लगभग 67% खाते गांव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नोएडा में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि क्रिप्को के निदेशक मंडल के साथ बैठक की। अमित शाह ने नोएडा में क्रिप्को के कार्यालय का भी दौरा किया। किसानों के उत्पादों को बाजार में अच्छे दाम मिले और उनके उत्पाद पर भी सस्ता कर्ज मिल सके, इसके लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर एक परियोजना पर कार्य कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों को जल्दबाजी में बेचने से निजात मिलेगी और बाजार में दाम भी अच्छे मिलेंगे। देश भर में किसानों की फसलों के न सिर्फ उचित दाम मिलें, बल्कि उसके उत्पाद पर किसान सस्ता कर्ज भी ले सके, इसके लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर नई पहल की है। WDRA भारत सरकार की ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो वेयर हाउसों पर निगरानी रख किसानों के हितों की रक्षा करती है। WDRA देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर ऐसी योजना बना रहा है जिसमें किसान अगर रजिस्टर्ड वेयर हाउस में अपना उत्पाद रखता है तो उसे उत्पाद पर भी बैंक सस्ता कर्ज देंगे। ये मकसद है कि ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनको WDRA इकोसिस्टम से जोड़ना है, उन्हें अपने रिपोजिटरीज पे आना है और उसके बाद ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट जो WDRA के रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज इश्यू करते हैं उसके अगेंस्ट लोन देना है। इस योजना में किसानों को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उसे जल्दबाजी में अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचने की मजबूरी नहीं होगी, बल्कि वेयर हाउस में अपने उत्पाद को रख सकता है और कुछ समय बाद बाजार में अच्छे दामों में बेचने की सुविधा होगी। इसी के साथ ये सभी प्रक्रिया डिजिटाइज होगी। केंद्र सरकार का मकसद किसानों को बिचौलियों से बचाना और उनकी आमदनी को बढ़ाना है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव अलका उपाध्याय की अध्यक्षता में उत्तरी राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और संबंधित निदेशकों के साथ एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को लेकर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय सचिव ने कहा कि पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 के दौरान साल दर साल लगातार 7.67% की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ता रहा है। उन्होंने कहा है कि ये डेयरी, गौवंश, कुक्कुट पालन, बकरी, सुअर पालन जैसे पशुधन क्षेत्र के मानदंडों में स्पष्ट देखा जा सकता है। पशुधन क्षेत्र के वर्ष 2021-22 में समूचे कृषि और संबंधित क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 30.19% के आसपास योगदान किया है। उन्होंने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास बकाया राशि को खर्च करने पर जोर दिया। केंद्रीय सचिव ने पुराने डेटा उन्नयन भारत कोष के जरिए भुगतान पर ब्याज से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के साथ करने पर भी जोर दिया, ताकि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान कोष जारी कर सके। उन्होंने देश भर में पशुओं में खुर पक्का, मुंह पका और ब्रूसेल्ला बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण, चलती फिरती पशु चिकित्सा इकाई, दूध और चारे की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी वर्षा से अभी तक करीब 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। राज्य के अधिकतर भागों में जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में राज्य में 74 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी शिमला के समरहिल क्षेत्र में भूस्खलन की घटना के बाद बचाव कार्य आज भी जारी है।
कल देर शाम एक और शव मिलने से इस घटना में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है और अभी भी कुछ और लोगों के मलबे के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंधिया ने कहा है कि भूस्खलन के चलते अभी भी पूरे राज्य में लगभग 600 सड़कें अवरुद्ध हैं। मानसून सीजन के दौरान भारी वर्षा व बाढ़ के कारण लोक निर्माण विभाग को करीब 2600 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राजभवन शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री वाहनों को रवाना किया। ये वाहन कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश सरकार ने लगातार वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुई भारी नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। और आपको बता दें कि समर हिल क्षेत्र में भूस्खलन की घटना के बाद बचाव कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, जो अब 16 हो गई है। और अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। जबलपुर और रीवा में गुरुवार शाम से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी रही। वहीं मौसम विभाग ने रीवा समेत 14 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। गुरुवार से नमी आना शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होने लगी है। 19 और 20 अगस्त को सिस्टम की सक्रियता बढ़ जाएगी। रीवा, शहडोल संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा 18 अगस्त को ही ट्रफ लाइन गुजरने से भी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। आगे बढ़ते हैं, जहां खरीफ फसलों, चावल और मोटे अनाज का बुआई क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चावल का बुआई क्षेत्र 345 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 360 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र भी 173 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 176 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हालांकि दालों का बुआई क्षेत्र 126 लाख हेक्टेयर से घटकर 115 लाख हेक्टेयर के आसपास रह गया है। इस वर्ष खरीफ फसलों की कुल बुआई का क्षेत्र 1021 लाख हेक्टेयर से मामूली बढ़कर 1022 लाख हेक्टेयर के अधिक हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय ये फेस्टिवल 18 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मेघालय की बनी हुई वस्तुओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मेघालय की अर्थव्यवस्था 80% खेती पर निर्भर है। मेघालय अपने आप में मोर देन 80% एग्रीकल्चर बेस है। मेरा पूरा विश्वास है सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इससे जोड़ करके और वाटर सेट प्रोग्राम में ये 62,000 हेक्टेयर अभी भारत सरकार ने, उससे उम्मीद है कि पाइनएप्पल की खेती भी बढ़ेगा, सुपारी की खेती बढ़ेगा, ड्रैगन फ्रूट की खेती बढ़ेगा और भी इनका लकाडॉन जो हल्दी है, काली हल्दी, ये इसकी खेती होगी और ये देश के लिए एसेट भी बनेगा, केवल मेघालय के लिए ही। मेघालय के मुख्यमंत्री ने विदेशों में अनानास का निर्यात पर बल दिया। भारत में बड़े पैमाने पर अनानास का उत्पादन होता है और विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाना चाहिए और इससे देश में अनानास उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ उनकी आय भी बढ़ेगी। जो पाइनएप्पल के फार्मर्स जो सालों से हमारे यहाँ पे पाइनएप्पल उगा रहे हैं, इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और न ही सिर्फ कि हम लोग ये मार्केट तक पहुंचाए, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन हो, इससे अलग अलग चीजें बने, फूड प्रोसेसिंग हो और ये भी हो कि हमारे जो पाइनएप्पल है हमारे देश में ही नहीं लेकिन बाहर भी विदेश मार्केट में भी ये हमारे पाइनएप्पल पहुंचे। और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन न केवल दूर दराज के आंकड़ों में पानी
पीने के पानी की समस्या का समाधान लेकर आई है, बल्कि ये गांव में रोजगार का मुख्य साधन भी बनकर उभरी है। IIM बेंगलुरु की एक रिपोर्ट के मुताबिक योजना से करीब 60 लाख लोगों को साल भर का प्रत्यक्ष और 2.82 करोड़ लोगों को 1 साल का अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन लोगों के जीवन को आसान बनाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जो देश के हर घर को नल के द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए बनाई गई। योजना को 15 अगस्त 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने लॉन्च करने की घोषणा की और 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। योजना के लागू होने के वक्त देश में 19.23 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों तक ही नल से जल की व्यवस्था थी। बचे 16 करोड़ घरों तक जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू किया। बीते 4 सालों में 60% यानी 9 करोड़ 61 लाख से भी ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जोड़ा गया है। इस तरह कुल मिलाकर अब तक देश भर के कुल 12 करोड़ 85 लाख घरों में नल से जल पहुंच चुका है, यानी देश के कुल 66.80% ग्रामीण घर कवर किए गए हैं। गोवा, अंडमान और निकोबार, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब और हिमाचल ने अपने लक्ष्यों को 100% पूरा कर लिया है। वहीं लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्य अभी निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। इन सब के बीच जल जीवन मिशन से जुड़ी एक और अच्छी खबर आई है। IIM बेंगलुरु के शोध में बड़ा दावा किया गया है, जिसके तहत जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगा। Outcome essentially says that there is a lot of employment being generated apart from other benefits of Jal Jeevan Mission, especially in terms of health benefits, education benefits, social benefits and so on. So it can also create a huge amount of employment, both at the construction stage as well as in the O&M stage. जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के दौरान 2.2 करोड़ पर्सन आवर्स जो एम्प्लॉयमेंट होने जा रही है, और इसके साथ साथ हर साल क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो वो भी लगभग 13 लाख घंटे पर्सन आवर्स हर साल इसमें लगेंगे। WHO ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर JJM के प्रभाव पर निष्कर्ष प्रकाशित किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि नल के पानी की आपूर्ति के 100% कवरेज के साथ 4 लाख से अधिक डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, जिससे 8 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक बचत हो। इसी अवधि के दौरान आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की पहुंच के मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित किया गया है। ये आंकड़े न सिर्फ जल जीवन मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बता रहे हैं, बल्कि उन संभावनाओं को भी बता रहे हैं जो आने वाले समय में जल जीवन मिशन में होगी, और साथ ही साथ ये तस्दीक भी करती हैं कि जल जीवन मिशन किस तरीके से ग्रामीण अंचल में काम कर रहा है। कैमरामैन भीम के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे तेजी के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 400 रुपए की मजबूती के बाद 1900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की लखनपुरी मंडी में भी धान की खरीद मजबूती के साथ हुई। 17 अगस्त को धान का भाव रहा 1500 रुपए। यहाँ 18 अगस्त को धान का भाव 400 रुपए की छलांग लगाकर 1500 रुपए से 1900 रुपए हो गया। गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव था 1390 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 1400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लालगंज मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव रहा 2200 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 60 रुपए चढ़कर 2260 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। शुक्रवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल और लालसोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं काला पीपल मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मंजेरी मंडी में चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 अगस्त को चने का भाव रहा 4,855 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 4,880 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि केरल की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 18 अगस्त को चना बिना किसी फेरबदल के 6,250 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 अगस्त को चने का भाव था 5,875 रुपए। 18 अगस्त को इसके सौदे 375 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 अगस्त को चने का भाव था 5,225 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 286 रुपए का उठाव आया और भाव 5,511 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में 18 अगस्त को चने का कारोबार 5,360 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान टमाटर और बैंगन की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च और भिंडी की तुड़ाई भी कर सकते हैं। हरियाणा में अभी के समय किसान अगेती फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। हरियाणा में मक्के के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ के किसान गन्ने की फसल में फिलहाल सिंचाई ना करें। साथ ही खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल ले। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के किसान शिमला मिर्च की तुड़ाई कर ले। साथ ही अभी टमाटर और बैंगन की तुड़ाई भी की जा सकती है। प्राप्त उपज को किसान सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड के किसान अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। साथ ही यहाँ के किसान ब्रोकली की रुपाई भी कर सकते हैं। बारिश की संभावना देखते हुए यहाँ के किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। उत्तराखंड में किसान गन्ने की फसल में फिलहाल सिंचाई ना करें। यहाँ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल मूंग की बुआई ना करें। कौन मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं।
दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के तीसरे दिन की शुरुआत योग सत्र से हुई। योग सत्र में डेलीगेट्स ने योग और मेडिटेशन किए। मोरारजी देसाई योग संस्थान के योग शिक्षक ने योग कराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत डिजिटल हेल्थ में काफी आगे है। भारत अब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करने जा रहा है और 40 करोड़ लोगों की अभी आईडी बन गई है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर के IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां के कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की। बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम उन उम्मीदों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियों का घर है। गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। मादक पदार्थों के खिलाफ NCB के अभियान चलाया हुआ है और ताकि ड्रग्स मुक्त देश के सपने को साकार किया जा सके। जुलाई में देश के कई इलाकों में कुल 1.44 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया है। नष्ट की जाने वाले मादक पदार्थों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हैदराबाद इकाई द्वारा जब्त 6,590 किलोग्राम ड्रग्स शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह मौसम अचानक बदल गया और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और बारिश के बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। शाम पे उतरती है चांद की रोशनी में वो
सा बिखरती है, मेहनत कश वो दिल की साफ बड़ी है, टिक टिक चलती है जैसे वक्त की घड़ी है, पहाड़ों की शान है, हर दिल की वो जान है, ऐसी है हमारी ये चल। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।